Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. So हम विवेक सिंह इकोनॉमी की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम विवेक सिंह इकोनॉमी के फर्स्ट 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि फर्स्ट 4 चैप्टर्स काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर्स है और इसमें कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक्स है, ठीक है, जिनकी अगर हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम इकोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो ये लेक्चर्स देखने के बाद में होगी, ठीक है। सो हमने लास्ट लेक्चर में हमने किया था, वेट लेट मी सी, आई फॉरगॉट, हमने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के बारे में, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो सब करा था हमने। और अब हम कैश रिज़र्व, सीआरआर और एसएलआर वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, बट एक बार फिर से, ठीक है, अच्छे से हम कर लेते हैं। तो सीआरआर बेसिकली क्या है, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होती है उनको कुछ पैसा अपना जो सीआरआर है वो आरबीआई के पास में मेंटेन रखना पड़ता है, कैश रिज़र्व रेशियो मेंटेन रखना पड़ता है आरबीआई के पास में। कितना अभी कितनी लिमिट है, 4.50% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ टू प्रोवाइड सेफ्टी टू पब्लिक डिपॉजिटर्स, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, एसएलआर, ये क्या है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैज़ टू मेंटेन विद देमसेल्स सम ऑफ द मनी दे हैव टू कीप विद देमसेल्स इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है, मतलब लिक्विड एसेट की फॉर्म में उनको अपने पास रखना पड़ता है, क्योंकि माना कि सारे डिपॉजिटर्स एक टाइम पे नहीं आएंगे अपना पैसा निकालने, बट कुछ हर टाइम पे कोई ना कोई तो आएगा, तो उनकी डिमांड्स को पूरी करने के लिए उन्हें कुछ पैसा अपने पास एसेट फॉर्म में रखना पड़ेगा, लिक्विड एसेट फॉर्म में, ठीक है। सो इसकी लिमिट सेट करी गई है 18.00%, ठीक है। सीलिंग है 40%, क्योंकि अगर आपको बैंक अगर बनाया गया है, सो बेसिकली अगर आप 100 में से 40 रुपये अपना पास रख के बैठे हो, ठीक है, तो फिर सोचो जितना पैसा आप लेंड कर रहे हो उन पे इंटरेस्ट रेट कितना लगाओगे आप, क्योंकि उन 60 रुपये पे, बचे हुए 60 रुपये पे आपको इतना कमाना है कि आपको ये 40 रुपये पे भी कमाना है, ठीक है। वो 60 रुपये पे इतनी कमाई कर लेनी है कि ये 40% को रिज़र्व फॉर्म में रखना भी आपको खले नहीं, कि ये 40% पैसे तो मेरे ऐसे ही गए, इनकी जो कमाई है वो भी आपको उन 60% में ही कमा लेनी है। तो सोचो कितना हायर इंटरेस्ट रेट रखेगी कोई भी बैंक, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रॉफिट नहीं होगा बैंक का अगर वो कम इंटरेस्ट रेट रखेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट 40%, सीलिंग लिमिट 40% रखी गई है, ठीक है। अब जो हम बैंक्स के पास पैसा जमा करवा रहे हैं, एक तरीके से वो बैंक की लायबिलिटी है, ठीक है। बैंक उतना पैसा बैंक के पास है और हम कभी भी जाके वो पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक की जो डिमांड डिपॉजिट्स है, बेसिकली वो डिमांड डिपॉजिट है बैंक के लिए, एंड जो टाइम डिपॉजिट्स है वो टाइम लायबिलिटी है बैंक के लिए। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो ये दोनों बन जाएंगे नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऑफ बैंक्स, ठीक है। नाउ ये जो सीआरआर और जो एसएलआर है ये इनेबल करती है आरबीआई को टू कंट्रोल बैंक, ठीक है। इन सीआरआर और एसएलआर के थ्रू जो आरबीआई है वो बैंक्स को कंट्रोल करती है कि कितना मनी क्रिएट करना है, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आई थिंक इस टाइम पे आपको समझ आने लग गया होगा कि किस तरीके से रेपो रेट को बढ़ा के कम करके, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा के कम करके आरबीआई मनी क्रिएशन को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। तो ये जो सीआरआर है और एसएलआर है बेसिकली ये मेंटेन ही क्यों करना पड़ रहा है बैंक्स को, ठीक है, ठीक है। मेक पब्लिक डिपॉजिट बिकॉज दीज डिपॉजिट्स मेक पब्लिक डिपॉजिट सेफ एंड लिक्विड, एंड ऑल कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक मेंटेन सीआरआर एंड एसएलआर। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो है वो सीआरआर मेंटेन करती है अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, और जो नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है वो सीआरआर मेंटेन करती है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के सेक्शन 24 के अंडर। सेक्शन 24 गवर्न्स एसएलआर फॉर ऑल बैंक्स, ठीक है। और इसी एक्ट का जो सेक्शन 24 है वो सारे टाइप ऑफ बैंक्स के लिए एसएलआर को गवर्न करती है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, अब हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है। सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल या बाय करती है, ठीक है, खरीदती बेचती है। खरीदेगी कब, बेचेगी कब, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी आन पड़ी है, ठीक है। सो सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय आरबीआई इन ओपन मार्केट टू बैंक्स या टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन ऑफ
ड्यूरेबल लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी इज़ कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल, अगर लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करनी है, मतलब पैसा आरबीआई को एब्जॉर्ब करना है, तो मैंने आपको 3 फ्रेंड्स वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। आरबीआई को चाहिए कि पब्लिक के पास पैसा ना हो, तो आरबीआई क्या करेगी, उसके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पड़ी है उनको सेल कर देगी बैंक्स को, और बैंक्स का पैसा क्या करेगी, ले लेगी। अब बैंक्स के पास पैसा नहीं है तो बैंक लोन नहीं देगी पब्लिक को, या इंटरेस्ट रेट हायर कर देगी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हाई हो गए तो महंगी ब्याज दर पे कोई भी पब्लिक पैसा क्यों लेगी, ठीक है। तो पब्लिक के पास ऑटोमेटिकली पैसा कम हो जाएगा, ठीक है। सो इफ़ आरबीआई वांट टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, गवर्नमेंट तो आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और मनी एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। इफ़ आरबीआई वांट टू इंक्रीज़ मनी सप्लाई, उसको चाहिए कि मुझे पैसा बढ़ाना है, मान लो बाज़ार में बहुत गिरावट आ गई है, कोई कोई चीज़ नहीं खरीद रहा है, सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिल रही है, आरबीआई चाहती है कि परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़े, लोगों की, लोग सामान खरीदें, ठीक है, और फिर से एक मतलब उछाल आए सब चीज़ों में, तो उस केस में वो लिक्विडिटी अगर बढ़ाना चाहती है तो वो क्या करेगी, वो पैसा दे देगी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय कर लेगी, क्योंकि बैंक्स के पास भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, तो वो क्या करेगी, बाय करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एंड मनी दे देगी टू बैंक्स को। अब बैंक फिर किसको देगी, ऑफकोर्स पब्लिक को। बैंक खुद के पास रख के क्या करेगी, और अगर वो खुद के पास ही रखना है तो फिर वो किस नाम की बैंक हुई, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आउटराइट ओपन मार्केट, जहाँ पे आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस है जो परमानेंट नेचर के होते हैं, मतलब आप देते वक्त कोई भी फ्यूचर प्रॉमिस नहीं कर रहे कि आप दोबारा से रीपरचेज या रीसेल करेंगे, ठीक है। सो व्हेन सेंट्रल बैंक बाय एंड सेल, नो प्रॉमिस टू सेल और बाय देम लेटर, ठीक है। यहाँ बाय सेल है, यहाँ सेल बाय है, ठीक है। तो फ्यूचर में उनको दोबारा से सेल या बाय करने का कोई प्रॉमिस नहीं कर रही है, ठीक है। नाउ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है रेपो रिवर्स रेपो के बारे में, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होती है, ठीक है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम या स्टरलाइजेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। अभी ये टर्म पे मत जाना, पहले आप ये एग्जाम्पल समझ लो, फिर आपको अपने आप ये टर्म समझ आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी कंट्री में बहुत सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो बहुत सारा पैसा लेके आ रहे हैं, तो वो आपकी कंट्री में आके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई फैक्ट्री बनाएंगे तो उनके आपको आपकी कंट्री के पैसे की ज़रूरत है उन्हें, मतलब कोई भी मान लो कोई भी यूएसए का कोई भी इन्वेस्टर आ रहा है, ठीक है, और वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वो रुपये की डिमांड करेगा, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगी, उसे रुपये देगी, ठीक है। तो रुपये देगी, तो अब उसके पास में ये जो फॉरेन एसेट आ गया है, ठीक है, इसको एज अ बैकअप रख के वो और करेंसी मिंट भी कर सकती है, ठीक है। सो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है हमारी कंट्री में तो मनी सप्लाई बढ़ती है, ठीक है। और मनी सप्लाई क्या बढ़ती है, ठीक है, तो लिक्विडिटी इंक्रीज़ होती है, लिक्विडिटी इंक्रीज़ होगी तो लोगों की क्या होती है, परचेजिंग पावर पैरिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो आप ये साइकिल देख रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर ब्रिंग फॉरेन करेंसी यानी कि इन्वेस्टमेंट, आरबीआई के पास मोर डॉलर से, मैंने क्योंकि डॉलर का एग्जांपल लिया है, आरबीआई वुड प्रिंट मोर करेंसी, ठीक है। मॉनेटरी बेस इंक्रीज़ करेगा, मनी सप्लाई इंक्रीज़ करेगी, लिक्विडिटी इंक्रीज़ करेगी, परचेजिंग पावर पैरिटी इंक्रीज़ करेगी, एंड अगर आपकी खरीदने की पावर बढ़ गई तो आप क्या करोगे, इन्फ्लेशन बढ़ा दोगे। अब इन्फ्लेशन भी दो तरीके का होता है, एक होता है डिमांड पुल और एक होता है सप्लाई वाला, ठीक है। डिमांड होती है कि डिमांड बढ़ गई है लेकिन उतनी सप्लाई, डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग, सप्लाई तो ठीक है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग, लोगों की डिमांड बढ़ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोविड आया था तो उस टाइम पे सैनिटाइज़र और मास्क, ठीक है, और ये इन सब चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उनके प्राइसेस एकदम से बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत जल्दी बढ़ गए थे, ठीक है। तो उससे ये परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि टू मच मनी इज़ चेजिंग टू फ्यू गुड्स, ठीक है। सो पैसा बढ़ जाता है लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज़ हुई, तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन में क्या करती है, ठीक है, स्टरलाइजेशन में क्या करती है, आप इस चीज़ को पढ़ने से पहले मेरा एग्जाम्पल सुनो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके कोई भी रिलेटिव आता है आपके घर पे, ठीक है, और आपको आपके घर से ना 20 रुपये पॉकेट मनी मिलता है एक हफ़्ते का, ठीक है। आपको 20 रुपये पॉकेट मनी दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि तू ये 20 रुपये का, आप स्कूल जाते हो, आप कोचिंग जाते हो, तो आपको कहा जाता है कि कभी तेरा कुछ मन करे कुछ खा लिया, ठीक है, तेरे एंटरटेनमेंट के लिए है ये 20 रुपये, तो आपको 20 रुपये एक हफ़्ते का पॉकेट मनी दिया जाता है, ठीक है। अब आपके घर पे ना कोई रिलेटिव आता है और वो रिलेटिव जाते वक्त 100 रुपये दे के जाता है, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने देख लिया, उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा तुझे 100 रुपये का नोट दे के गया है ना, ठीक है। अब
तुझे हम 5 हफ़्ते कुछ नहीं देंगे, ठीक है? ठीक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि आपके पास ज़्यादा पैसा ना आ जाए, ठीक है? ज़्यादा पैसा ना आ जाए कि आप बिल्कुल खुराफात करने लगो कुछ, है ना? पढ़ाई छोड़ के कुछ और ही काम करने लगो, ठीक है? या वो आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आपको पता है इंडियन पेरेंट्स तो ऐसा करते ही हैं, ठीक है? तो उन्होंने क्या कहा, अब हमारी तरफ से कुछ नहीं है, तुझे 5 हफ़्ते, ठीक है? तू यही 100 रुपए चलाएगा, ठीक है? 5 हफ़्ते के बाद में हम देंगे, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, जब आपके पास फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आई तो उन्होंने जो डोमेस्टिक सप्लाई थी वो रोक ली, ताकि ऑफसेट हो जाए, बैलेंस बना रहे। तो यही आरबीआई करती है, जब एक्सेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आ रही है तो डोमेस्टिक सप्लाई को रोक लेती है। डोमेस्टिक मनी सप्लाई इज़ रिड्यूस्ड टू ऑफसेट द इनफ्लो ऑफ कैपिटल, ठीक है? और ये किससे किससे करेगी, ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हो। आरबीआई कंट्रोल कर सकती है, रेपो रेट है, ठीक है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, उनको सेल या बाय करके आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। अब हम ये सब क्या पढ़ रहे थे, बेसिकली हम मॉनेटरी पॉलिसी से हमने शुरुआत करा था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई की क्रिएशन एंड मनी सप्लाई की सप्लाई को कंट्रोल करती है, ठीक है। सो मनी सप्लाई में हम ये सारा कुछ कर रहे थे। अब मॉनेटरी जो पॉलिसी है, ये प्रोसेस दो तरीके का हो सकता है, मतलब दो एटीट्यूड हो सकते हैं आरबीआई के, ठीक है। दो एटीट्यूड हो सकते हैं आरबीआई के। इसमें पहला एटीट्यूड कैसा है, कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी एटीट्यूड मतलब आरबीआई को नहीं चाहिए कि ज़्यादा पैसा हो किसी के पास, ठीक है। डिक्रीज़ द मनी सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब आरबीआई चाहती है टू डिक्रीज़ द मनी सप्लाई। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हॉकिश और टाइट मनी पॉलिसी। और दूसरा तरीका है एक्सपेंशनरी। इसमें आरबीआई का एटीट्यूड कैसा है, टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, ऑल्सो नोन एज डॉविश और एकोमोडेटिव और इजी मनी पॉलिसी, ठीक है। इसके बाद में हम करेंगे, हमने ये तो कर लिया, ठीक है। सो बेसिकली अब हम क्योंकि मैं आपको सारा जो तरीका है, ठीक है, आरबीआई का, वो मैं आपको ऑलरेडी अब मैं करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो अब एक तरीके से जो ये क्रेडिट कंट्रोल करने का है, इसको फिर से एक बार चीज़ों को समराइज़ कर लेते हैं। सो क्रेडिट कंट्रोल करने के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है आरबीआई के पास में, क्वांटिटेटिव और जनरल मेजर्स क्या है, ठीक है। बैंक रेट मतलब रेपो रेट, ठीक है। एक तो रेपो रेट या ओपन मार्केट ऑपरेशंस या सीआरआर और एसएलआर की जो लिमिट्स हैं उनको कंट्रोल करके। क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव मेजर्स क्या क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करूँगी मैं। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, कंज्यूमर की क्रेडिट को रेगुलेट करना, ये भी आई विल एक्सप्लेन यू। इश्यू ऑफ डायरेक्टिव्स इशू करके, जैसे कि ओरल, रिटन या कोई स्टेटमेंट या अपील या वार्निंग, ठीक है। ये सब किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, बैंक्स को दिए जाते हैं ये सब कुछ। राशनिंग ऑफ क्रेडिट या मोरल सुएशन या डायरेक्ट एक्शन लेके, ठीक है। सो ये बेसिकली क्वांटिटेटिव है और ये क्वालिटेटिव मेजर्स है दैट आर बीइंग टेकन बाय द आरबीआई टू कंट्रोल द क्रेडिट और लिक्विडिटी और मनी सप्लाई, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप शॉपिंग करने जा रहे हो, आपने कोई ड्रेस देखी, आपने देखी 500 रुपये की, 500 रुपये की नहीं, आपको पसंद आ गई वो ड्रेस और आपने अनुमान लगा लिया कि आपने देखा उसका, ठीक है, आपने उसका स्टफ़ देखा और आपने सोचा हाँ होगी 500 रुपये की। तो आपने दुकानदार के पास गए, आपने उनको बोला कि भैया ये ड्रेस कितने की है, भैया ने बोला 5000 की। नो चांस कि आप बार्गेनिंग करने बैठोगे कि 5000 की चीज़ वो 500 को दे दे, क्योंकि आपने जो क्योंकि डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप सोच रहे थे 500 की ड्रेस होगी, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग वो 500 की ड्रेस है और वो बता रहा है 5000 की, तो ऐसे में तो बार्गेनिंग भी नहीं करोगे आप, ठीक है। तो बहुत कम चांस है कि आप वो चीज़ खरीदोगे। हाँ, 500 की है, उसको 700 की बताए तो ऑफ़ कोर्स आप एक अ, उसको कॉम्प्रोमाइज़ पे आने की कोशिश करोगे, ठीक है। यही अब लॉजिक आप इस पे लगाना, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटीज़ ऑफर्ड एंड अमाउंट लेंट अगेंस्ट दोज सिक्योरिटीज़ बाय द बैंक, ठीक है। तो जो सिक्योरिटीज़ ऑफ़र करी जा रही है, ठीक है, आरबीआई के द्वारा बैंक्स को या बैंक्स के द्वारा आरबीआई को, और फिर उसके लिए कितना पैसा ऑफ़र किया जा रहा है, ठीक है। अगर उनके बीच में अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो ऑफ़ कोर्स नहीं, लोन नहीं लेगा पार्टी जो भी है, ठीक है। सो इंक्रीज़ इन मार्जिन डिक्रीज़ द बोरोइंग कैपेसिटी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो पॉज़ करके इसको पढ़ो, ठीक है, आ जाएगा, या आप पीछे जाके समझो इसको, ठीक है। नाउ कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, ठीक है। रेजिंग डाउन पेमेंट लिमिट्स एंड शॉर्टनिंग ऑफ मैक्सिमम पीरियड टेंड टू रिड्यूस द डिमांड फॉर सच लोन एंड देयर बाय चेक कंज्यूमर क्रेडिट, ठीक है। अगर आप कहीं लोन लेने जा रहे हो तो बेसिकली आप ऐसा लोन लोगे जिसमें आपको ज़्यादा पैसा मिले और ज़्यादा मेच्योरिटी हो,
मैच्योरिटी डेट भी ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, ठीक है। मान लो आप लोन ले रहे हो 10 लाख का और उसके आपको कंडीशन ऐसी हो कि आपको 1 साल में वापस करना है, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे कि 10 लाख रुपए होते और मैं 1 साल में वापस कर रहा होता पैसा, कि मेरा प्रॉफ़िट भी हो जाए, मैं खर्चा भी कर लूँ, 10 लाख बच भी जाए कि मैं वापस भी कर दूँ, ठीक है। तो मैं लोन लेने थोड़ी आता, ठीक है। तो बहुत कम चांसेस है, अगर लोन अगर शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड का है और कम वैल्यू का है तो कंज्यूमर लेगा, इसके बहुत कम चांसेस है, ठीक है। सो रेजिंग डाउन पेमेंट लिमिट्स एंड शॉर्टनिंग ऑफ मैक्सिमम पीरियड टेंड टू रिड्यूस द डिमांड फॉर सच लोन एंड देयर बाय चेक कंज्यूमर क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट में बेसिकली क्या होता है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द पर्पस फॉर विच क्रेडिट इज़ गारंटेड बाय कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। किस पर्पस के लिए क्रेडिट देना चाहिए वो कंट्रोल करती है। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, ठीक है, जो हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस सेक्टर के पास बेसिकली क्रेडिट जाना चाहिए। मॉरल सुएशन मतलब साइकोलॉजिकल मीन्स यूज़ करती है। सेंट्रल बैंक परसुएड एंड मॉरली रिक्वायर्ड टू द कमर्शियल बैंक टू कोऑपरेट विद द जनरल मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ क्रेडिट एंड कंट्रोल, ठीक है। अब यही है, अब एक चीज़ फटाफट और समझ लो, वो है इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन हो गया है, आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करना है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिस्करेज करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बैंक रेट बढ़ा दोगे ताकि लोगों के पास कम पैसा हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई क्या करेगी, सेल करेगी, पैसा ले लेगी इन ओपन मार्केट, या सीआरआर बढ़ा देगी कि तुम तुम अपने पास मत रखो, तुम ऐसा करो सीआरआर मेरे पास जमा करा दो, और या एसएलआर की लिमिट बढ़ा देगी कि नहीं नहीं इतना पैसा नहीं लेंड करना है, एसएलआर में तुम ज़्यादा पैसा रखो अपने, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा डिफ्लेशन में, ठीक है, बढ़ ही नहीं रहे हैं प्राइसेस, ठीक है। तो कंट्रोल अगर आपको डिफ्लेशन को करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना पड़ेगा, बैंक रेट को डिक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि बैंक्स लोन ले, बैंक रेट मतलब रेपो रेट, ठीक है, मतलब बैंक एनकरेज हो आरबीआई से लोन लेने के लिए। या फिर आप सिक्योरिटीज़ को बाय करोगे, मतलब सिक्योरिटीज़ बाय करके आरबीआई पैसा दे रही है, या फिर आप क्या करो, सीआरआर की लिमिट इंक्रीज़ करो कि मुझे मत दो, अपने पास रखो, इसको यूज़ करो, प्रॉफिट अर्न करो, ठीक है। या एसएलआर की वैल्यू भी आप वो कर दोगे कि इतना रिजर्व नहीं रखना है, तुम बैंक को इस पैसे को यूज़ करो और प्रॉफिट कमाओ, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मेरी ये इनफॉर्मल बातों पे आप मत जाया करो, ये बहुत टेक्निकल और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप समझ रहे हैं। मैं ये इनफॉर्मल बातें इसलिए करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ नाउ आई थिंक एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम ये ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद में हमें आरबीआई के बारे में पढ़ना, आरबीआई के फंक्शंस के बारे में पढ़ना, तो वो एक अलग टाइप ऑफ अलग टाइप ऑफ टॉपिक है जिसमें थ्योरी है, ठीक है। आरबीआई के फंक्शंस के बारे में हमें पढ़ना, तो वो हम एक थोड़ा अलग टाइप ऑफ माइंडसेट चाहिए उसके लिए, तो उसको हम फिर फ्रेश माइंडसेट से शुरू करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बता देती हूँ, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, बैंक होती है एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। बैंक क्या होती है आपको पता ही है, ठीक है। मैं सपोज़ कर रही हूँ कि जो भी बच्चा है वो सब 18 साल से सब बड़े ही बच्चे होंगे, ठीक है, स्टूडेंट भी होंगे तो उनके अकाउंट होगा, ठीक है, स्टूडेंट अकाउंट होगा। तो बैंक क्या करती है और एनबीएफसी में बैंक में क्या फ़र्क है कि बैंक एक तो आपके डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेती है, दूसरा बैंक्स चेक्स इशू कर सकते हैं, ठीक है। एनबीएफसी ये दोनों नहीं कर सकती। बैंक्स दो तरीके की होती है, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव। कमर्शियल वो बैंक्स होती है जो सिर्फ प्रॉफिट प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि प्रॉफिट चाहिए हमें तो, ठीक है, साम दाम दंड भेद, और किसी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा है सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक, जो अपने मेंबर्स के भले के लिए काम करती है, सोसाइटी के भले के लिए काम करती है, ठीक है। कमर्शियल बैंक दो तरीके की हो सकती है, शेड्यूल्ड या नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड वो जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है, नॉन शेड्यूल्ड जो नहीं मेंशन है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक भी काफ़ी तरीके की हो सकती है, अर्बन लोकल, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक। उसी तरीके से इसके भी आगे वो है, ये मैंने इसलिए शुरू करा था क्योंकि आरबीआई की जब मैं पावर्स करवाऊंगी आपको, तो आरबीआई की रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी पावर्स है बैंक्स के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे मैं अलग अलग टाइप के जो बैंक्स के नाम लूँगी, तो किसी को ऐसा ना लगे कि ये कौन सा बैंक होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये कौन से बैंक होते हैं नॉन शेड्यूल, ये कौन से होते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों से परिचित कर दिया। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब आरबीआई करेंगे तो आई थिंक जब ये टर्म्स यूज़ की जाएंगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बोलूँगी, तो आपको पता होगा कि ये क्या है, ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो जेन्युइनली,
ठीक है, ताकि ये और लोगों तक पहुँचे। डेस्परेटली वांट कि ठीक है कि इन पे अच्छे व्यूज़ आए। अभी तो 5 या 6 व्यूज़ आते हैं, वो कोई व्यू भी नहीं है, ठीक है। आई जेनुइनली वांट कि मतलब स्टूडेंट्स देखें, बिकॉज़ आई नो व्हेन दे वुड वॉच देन ऑफ कोर्स दे गोना लाइक इट। ऑल्सो नोट्स के लिए मैं व्हाट आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप लिंक दे दूँगी, ठीक है। अगर आप मुझे नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिक या इंडियन आर्ट, मतलब जो भी मैंने अ अपने चैनल पे जो लेक्चर समझा रखे हैं उनके नोट्स के लिए आप पॉलिटी एंड इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड दिस इकोनॉमी, इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।